सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने को सही ठहराया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से लिए गए केंद्र के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 370 युद्ध जैसी स्थिति में एक अंतरिम प्रावधान था और इसके टेक्स्ट को देखे तो भी पता चलता है कि यह अस्थायी प्रावधान था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए आदेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति और लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को वैध मानता है। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा है कि 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 को हटाने का दूरदर्शी फैसला लिया। तब से जम्मू कश्मीर में शांति सामान्य स्थिति बहाल हुई है। गृह मंत्री ने कहा है कि कभी हिंसा से बदहाल रही घाटी में तरक्की और विकास ने इंसानी जिंदगी को एक नए मायने दिए हैं। पर्यटन और कृषि के क्षेत्र में समृद्धि आई है, जिससे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की आय का स्तर बढ़ा है। हालांकि जम्मू कश्मीर की लगभग सभी सियासी पार्टियां यही दावा करती हैं कि विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने से स्थानीय लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं और स्थानीय नागरिकों के हितों को सुनिश्चित नहीं किया जा रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछा जाना चाहिए था, जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों से पूछा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी वजह से जो वहाँ के स्थानीय राजनीतिक दल और नेता हैं उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है। कुछ सवाल हैं जो कि इस स्थिति से निकलकर सामने आ रहे हैं और इस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। ये सवाल क्या है स्ट्रेट टॉक के, आइए दर्शकों के सामने रखते हैं। ये सवाल है कि क्या जम्मू कश्मीर में अलगाववादी ताकतों को अब और ज़्यादा जो है एक झटका लगा है, ये अब ताकतें और कमज़ोर पड़ जाएंगी। एक सवाल ये भी दर्शकों के सामने ज़रूर रखना चाहते हैं कि क्या लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर के बीच की जो खाई हम लंबे अरसे से देखते आ रहे हैं, अब क्या ये खाई पट जाएगी, इसको पाट दिया जाएगा? और क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीजेपी को आम चुनाव में इसका फायदा होगा? क्या विपक्ष की भूमिका इस पूरे मसले पर नगण्य दिखती है, यानी इनएक्टिव दिखता है विपक्ष, या फिर जो विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर पर पॉलिटिक्स और इसका क्या क्या फ़ायदा मिलता है, इसको तमाम दल जो हैं वो बुनाने की कोशिश करते रहे हैं समय समय पर। हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है, आइए उनका स्वागत करते हैं स्ट्रेट टॉक में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं अशोक वानखेड़े जी। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ जम्मू कश्मीर में लंबे समय से पत्रकारिता का जो अनुभव रखने वाले, उनका एक व्यापक अनुभव है जम्मू कश्मीर में पत्रकारिता का, बलराम सैनी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं स्ट्रेट टॉक में। शुरुआत में क्योंकि वर्डिक्ट से शुरू करते हैं, अशोक सर, आप जम्मू कश्मीर का ये जो फैसला आया है, जिसे नया कश्मीर फैसला भी बताया जा रहा है कुछ कथित प्रमुख मीडिया की तरफ से, अशोक सर किस तरह से देखते हैं आप इस सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसने ये नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि 370 का सेक्शन बी हटाना गलत है या सही है, वो प्रोसेस पे बोल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो प्रोसेस है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यदि उसके अनुशंसा पे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट द मिनिस्ट्री, प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस निकाला है और वो लीगल है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको अवैध करार ही नहीं कर सकते। ये सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है जी। सवाल ये है कि अभी तक जब से कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ है तब से लेके आज तक 37 बार अमेंडमेंट आए हैं राष्ट्रपति के सीधे ऑर्डिनेंस द्वारा, और वो 37 मुझे अभी, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ है जो जम्मू कश्मीर में बाकायदा पत्रकारिता कर चुके हैं, वो भी इस बात को एंडोर्स करेंगे कि जब ओरिजिनली 370 के तहत स्टेटस दिया गया था तो क्या था? डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसीज। ये सिर्फ 3 चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास थी, बाकी सारी जम्मू कश्मीर सरकार के पास थी। लेकिन तब से लेके अब तक इतना अमेंडमेंट हो चुका है कि अब वो धारा 370 का स्पेशल जो स्टेटस है वो एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ था, खंडर माने आप जी। मतलब चंद्रशेखर ने तो सीएजी का भी अलाउड कर दिया था, मतलब सीएजी भी अब जाके जम्मू कश्मीर में ऑडिट कर पाएगी। तो अब स्पेशल स्टेटस के नाम से डोमिसाइल यदि छोड़ दिया तो ऐसा कुछ बचा नहीं था उनके पास।
जी। कुछ सर्वोच्च न्यायालय की एक टिप्पणी आई थी, सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था कि जम्मू कश्मीर की लड़की बाहर शादी करती है तो वो अपनी प्रॉपर्टी खो नहीं देती, उसका अधिकार रहेगा प्रॉपर्टी से। ये करके मतलब ऐसा कुछ बचा नहीं था 370 में जो सेक्शन बी अबॉलिश करने से कोई बहुत बड़ा भूचाल आया हो जम्मू कश्मीर के राजनीति में। ये तो राजनीतिज्ञों ने ली हुई पोजीशन थी कि 370 एक ऑर्नामेंटल था कि भाई ये बस हमारी नाक बनी हुई है 370 है। लेकिन सेक्शन बी अबॉलिश होने से केंद्र सरकार ने अपने हाथ पैर भी काट लिए हैं। मैं उस पर आपको बताना चाहता हूं जी। सेक्शन बी के तहत ही केंद्र सरकार लॉ एंड ऑर्डर के नाम से जम्मू कश्मीर में एंट्री कर सकती थी। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सिर्फ उस परिधि में मत देखिए आप कि सेक्शन बी अबॉलिश करना, उन्होंने ये नहीं कहा 370 वॉज, सी द वर्डिंग ऑफ द कोर्ट, ही दे से 370 इज अ टेम्पररी, 370 अभी भी एग्जिस्ट करती है जी। इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट। 370 नहीं हटाया है, 370 का सेक्शन बी हटाया है। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देके 31 सितंबर 2024 के पहले चुनाव करवाए जाए जी। 2024 सितंबर के बाद जम्मू कश्मीर का स्टेटस फुल फ्लेज राज्य जैसा होगा, जैसा बंगाल है, जैसा बिहार है, जैसा उत्तर प्रदेश है, जैसा महाराष्ट्र है जी। और जब ये फुल फ्लेज राज्य होंगे तो केंद्र के हाथ कट जाएंगे, फिर केंद्र लॉ एंड ऑर्डर के नाम से अंदर घुस नहीं सकती जी। तो यानी नुकसान कर बैठी है केंद्र सरकार और साथ ही केंद्र से। मतलब मुझे तो कई बार मुझे लगता है कि एक माइलेज लेने के लिए हमारे यहाँ क्या होता है, कैंपेन चलता है 370 हटाया, 56 इंच का सीना, बहुत बड़ा काम किया। 370 बी में था क्या, अब बचा क्या था? अगर बचा नहीं था अशोक सर, अगर बचा नहीं था तो वहां के सारे सियासी दल इतना हो हल्ला क्यों कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि जी एग्जैक्टली क्योंकि एक मामला था डोमिसाइल का, आप वहां लैंड नहीं खरीद सकते जी। जिस दिन ये फुल फ्लेज स्टेट हो जाएगा उस राज्य को अपने विधानसभा में एक कानून पारित करना है डोमिसाइल का जी। और वो अधिकार उनके पास आ जाएंगे क्योंकि डोमिसाइल का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में है, केंद्र के नहीं जी। हिमाचल प्रदेश हमारे देश में ऐसा एक राज्य है बिल्कुल जहां आप जमीन नहीं खरीद सकते बाहर के लोग जी। जब हरि सिंह को यह लगा कि पंजाबियों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है और वो जम्मू कश्मीर के लोगों से जमीन खरीद करके या पूरा उनके हाथ से जमीनें ले लेंगे तो उन्होंने ये प्रोविधान लगाया था डोमिसाइल का जी। लेकिन ओरिजिनल 370 के तहत जो स्पेशल स्टेटस के जो अधिकार थे उस अधिकारों में से 99.9% अधिकार तो पहले समाप्त हो चुके थे जी। पर इसको प्रोजेक्ट कर पाने में विपक्ष की जो बड़े बड़े नेता है वो भी जो है कहीं ना कहीं असफल रहे, इसका फायदा बीजेपी को क्या है। तो 370 पर केंद्र सरकार की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को जो है संवैधानिक बताया है और इसे सही ठहराया, वैध ठहराया है। लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा, यूटी ही रहेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा देने की बात कही गई है। 30 सितंबर 2024 तक चुनाव करने की भी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, लेकिन देखना होगा कि क्या ये चुनाव वाकई में इसी तय समय सीमा में कराए जा पाते हैं या फिर नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि बहुत बार सुप्रीम कोर्ट भी जो फैसला देता है उसकी किस तरह से अनुपालना हो रही है, उस पर क्या अमल किया जा रहा है, ये भी राजनीतिक दलों पर उनकी नीयत पर सवाल समय समय पर खड़े होते रहे हैं। खासकर जब हम महाराष्ट्र के उदाहरण को देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अभी तक वहां पर जो अयोग्यता की बात है विधायकों की, उस पर कोई फैसला स्पीकर की तरफ से नहीं लिया जा सका है। हमारे साथ बलराम सैनी भी जुड़े हुए हैं जिनका कि लंबे समय की पत्रकारिता का अनुभव है, जम्मू कश्मीर से वो जुड़े रहे हैं। बलराम सर, सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट आया है और इस वर्डिक्ट पे जिस तरह से केंद्र सरकार काफी खुश दिख रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे बहुत बड़ी जीत बताते हैं, लगभग बीजेपी के तमाम मंत्री और नेता इसे बड़ी जीत मान रहे हैं। आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? क्या ऐसा ही फैसला पहले से अपेक्षित था कि इसी तरह का फैसला आएगा? बिल्कुल मैम। नेहा जी, इसके जो 370 है, जैसा कि अशोक जी ने बताया कि इसके बहुत सारे पहलू हैं। इसके राजनीतिक पहलू भी हैं, इसके लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी हैं, इसके सामाजिक भी हैं, इसके पब्लिक सेंटिमेंट्स को लेकर भी हैं। इसके बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल इशू है। जब 370 को हटाया गया उस समय जम्मू कश्मीर जो है वो 3 प्रमुख खित्तों में बटा हुआ था, एक जम्मू, एक कश्मीर और एक लद्दाख। जी। लद्दाख
अलग यूटी का दर्जा दे दिया गया और जम्मू कश्मीर को अलग से रखा गया, जबकि उस समय ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा था कि अगर कुछ अलग से होगा तो हो सकता है कि इस जो सो कॉल्ड कश्मीर प्रॉब्लम है, इसके समाधान के लिए हो सकता है जम्मू और कश्मीर को अलग अलग रखा जाएगा, किया जाएगा। तो क्योंकि इसमें क्या है कि कई मामलों में ऐसा देखा गया है, चाहे वो डेवलपमेंटल इशू हो या दूसरे कई इमोशनल इश्यूज हों, तो जम्मू और कश्मीर की जो पब्लिक सेंटिमेंट्स है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं। चाहे वो आप इसकी बात करें 2008 की जो अमरनाथ लैंड ड्रॉ की बात है, चाहे और भी कई इश्यूज हैं, चाहे वो जब हमें ये एम्स मिला, चाहे वो यूनिवर्सिटीज मिली, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला आया, तो जब एक खित्ते को कोई चीज मिलती है दूसरा खित्ता खड़ा होता है हमें भी चाहिए। तो इस तरह से जब अलग अलग की ही बात थी कि भी रीऑर्गेनाइजेशन होना जम्मू कश्मीर का, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद जम्मू को अलग किया जाएगा, कश्मीर को अलग किया जाएगा, और दोनों को, क्योंकि दोनों की परिस्थितियां बहुत अलग हैं, तो दोनों को केंद्र सरकार अपने अपने ढंग से हैंडल करेगी जी। 370 को लेकर जैसा अशोक जी ने बताया कि ये एक बार नेहरू जी ने भी कहा था कि ये आपको बहुत बड़ा हल्ला मत बनाओ, ये घिसते घिसते घिस जाएगी, और वही कुछ हुआ भी। जब जीएम सादिक सरकार आई, उस समय तक जो उस समय मुख्यमंत्री को वहां पे प्रधानमंत्री और सदर रियासत जो मतलब जो आज राज्यपाल हैं उनको राष्ट्रपति सदर रियासत बोला जाता था जी। तो जब जीएम सादिक की सरकार आई, वो बड़े लिबरल थे, उन्होंने ये पदनाम चेंज किए सबसे पहले। तो इसके अलावा जो और भी इसमें जितने भी प्रावधान थे, धीरे 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 करके वो बहुत निष्क्रिय होते चले गए। अब मामला सिर्फ डोमिसाइल पे जुड़ा हुआ था, जिसको वहां पे स्टेट सब्जेक्ट कहा जा रहा था जी। स्टेट सब्जेक्ट की जो कंसेप्ट है वो हिमाचल में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ राज्यों में है। जो ये 370 है, इससे मिलता जुलता 371 है जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में लगा हुआ है जी। हमारा जो मतलब अगर मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से बोलूं तो मुद्दा बड़ा 370 की अमेंडमेंट नहीं था। मुद्दा बड़ा ये बन गया कि जब एक ऐसा स्टेट जिसका इंटरनेशनल, जिसकी आइडेंटिफिकेशन वो है, पहचान है, उसको आपने यूटी का दर्जा दे दिया। यूटी तो छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं उनको यूटी एक्सपेक्ट किया जाता है, जैसे पुडुचेरी, चंडीगढ़ है, या मतलब जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, इतना बड़ा क्षेत्रफल का, इतनी बड़ी आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक राज्य, जब उसको यूटी का दर्जा दिया गया तो लोगों को वहां भी ज्यादा धक्का लगा। अभी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैध ठहराया है, तो क्या लद्दाख के लोगों के लिए भी ये बड़ी मायूसी है, निराशा है? मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक बात ये कही गई है कि इनको स्टेटहुड और इनको चुनाव करवाओ। लोगों के लिए बड़ी बात ये थी कि भी हमें सब कुछ हमारे से ले लिया, मतलब हमारा स्टेटहुड ले लिया, और फिर हमें चुनाव के लिए भी नहीं, हमें ये भी नहीं मतलब हक है कि हम किसको अच्छा कहें किसको बुरा कहें। वो जो चुनाव का एक था उसको जो लटकाया जाता रहा। देखो ये जो राज्यसभा में जब बिल पेश किया गया, ये पेश किया गया था 5 अगस्त 2019 को, 6 को लोकसभा में आया, 7 अगस्त को राष्ट्रपति जी ने उसके ऊपर साइन करके ये रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया, और ये भी जो स्क्रैप कर दिया, जो सो कॉल्ड कहते हैं कि जबकि हटा नहीं है। जो लोग कहते हैं ना 370, वो स्लोगन है, 370 हटा दिया, 370 आज भी एग्जिस्ट करता है। तो लोगों को ये था कि चुनाव करवाए जाएं ताकि हमारी अपनी सरकार आए। और आप जम्मू कश्मीर का अगर आप ग्राउंड सिचुएशन देखें, वहां पे लोगों के नुमाइंदे ना होने की वजह से लोगों को लगता है हम लूटे हुए हैं, हम कहाँ जाएं। अगर हमारी कोई समस्याएं जो समस्याएं हैं उनको लेकर हम किसके पास जाएं। इवन जो रूलिंग पार्टी केंद्र की है, उसके जो नेता है वहां पे, वो बेचारे बोल भी नहीं पाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, और पूरी तरह से अफसर साइड जो है जम्मू कश्मीर पर हावी हो गई है। तो लोगों को इन सब चीजों से पहले तो चुनाव हो, उनकी स्टेट है वोट मिले। ये जो अगर किसी को झटका लगा भी है ना 370 हटने से,
तो वो जो वो झटका वो भी उनके जख्मों पर वो मरहम का काम करेगा अगर अपनी सरकार लेके आएगी तो। जी, कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनमें काफ़ी एक निराशा जो है बनी हुई है। अशोक सर, लेकिन मैं देख रही हूँ कि विपक्ष की जो पूरी भूमिका रही है, और जैसा कि सबको जो टेक्निकल चीज़ें हैं कानून की, संविधान की, और जैसा कि आप दोनों ही ने विशेषज्ञों ने कहा है कि पहले से ही बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स और बदलाव किए गए हैं कि जो विशेष राज्य के तहत जो भी यहाँ पर एक बात थी वो निष्क्रिय की तरह ही यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल है। तो कंप्लीट इंटीग्रेशन की जो बात बार बार बीजेपी के नेता या फिर स्वयं अमित शाह बार बार कहते रहते हैं, तो ये फिर भी कहीं ना कहीं जो भावना है जम्मू कश्मीर के प्रति भारत के दूसरे राज्यों में, उसको कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है प्रबलता या फिर एक बहुत ही मजबूत भावना पैदा करती है, और इसका पूरा का पूरा राजनीतिक फायदा भी पहुंचता दिखता है बीजेपी को। नहीं, देखिए ये प्रोपोगेशन है। 370 हटाई, 370 हटाई, जैसे कि बहुत बड़ी बात की। 370 खोखली हो गई थी, उसमें कोई दम ही नहीं था जी, वो ढांचा था, वो गिरा दिया। दूसरी बात है, जो बार बार कहा जाता है कि आतंकी घटनाएं नहीं होती, कौन कहता है आतंकी घटनाएं कम हो गई है? लगातार आतंकी घटनाएं हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, चुन चुन के मारे जा रहे हैं, घर में घुस के मारे जा रहे हैं। पर बाद में आप कहते हो कि ये बाहर उधर से आ रहा है। पहले कहा गया था कि नोटबंदी के बाद आतंकी घटना कम हो जाएगी, उसके बाद कहा गया कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तो कोई आएगा नहीं, फिर एयर स्ट्राइक के बाद तो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। लेकिन लगातार घटनाएं हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, और हम 3 आतंकवादी मारते हैं और 4 लोग हमारे शहीद होते हैं। हम 3 आतंकवादी मारने के इसलिए कहते हैं, लेकिन 4 जो डेड बॉडीज आती है, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि कितने आतंकवादी मारे जाते हैं, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कितने चीनी मारे जाते हैं, मुझे फर्क पड़ता है कि जब मेरा एक भी शहीद का जो काफिन है जब वो पहुंचता है गांव, तो उससे दर्द होता है इस पूरे देश को। सवाल ये कि डोवाल साहब तो वहां पे बिरयानी खाते हुए दिखाई गए, हम तो गए थे श्रीनगर में। आज भी हमको ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से पूरा आर्मी के साए में और पूरा सुरक्षा के साए में घिरा हुआ है जी। मैं खुद श्रीनगर जाके आया हूँ। कुछ फोटो या कुछ दिखा के, टेलीविजन पे दिखा के आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। सवाल यह है, मैं खुद जानता हूं कि भाई वहां आना चाहिए, और मैं अभी भी कहता हूं कि जब तक लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन सत्ता में नहीं होगा, आप ऐसा ऊपर से, जैसा कि अभी सर ने कहा कि वहां चुनाव होने चाहिए भाई जी, वहां अपनी सरकार खत्म कर दी। यदि आपने यूनियन टेरिटरी क्यों बनाई, क्या मतलब था? आप राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते थे। बाकी राज्यों में तो आपके लिए प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम है कि 6 महीने से ज्यादा राष्ट्रपति शासन नहीं कर सकते, और 1 बार से ज्यादा, 2 बार से ज्यादा एक्सटेंशन नहीं दे सकते जी। पंजाब में आपको लगातार राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी पड़ी जी। ये आपको जम्मू कश्मीर में नहीं था। जो 370 सेक्शन जो ब्रीच था उसका, जो आपने अबॉलिश किया, वो आपको इतने अधिकार देता था कि आप जब चाहे तब राष्ट्रपति वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते थे। हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ा हुआ है, आइए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। बलराम सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि वहां की आवाम, बहुत बातें सामने आई कि वहां पर जो है एक डर के साए में वहां की आवाम है, और बाहर से जो लोग आ रहे हैं, बाहर से जो इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं, वहां के लोगों का रोजगार छीना जा रहा है, या कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, या फिर उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। क्या ये इमोशन जो है स्ट्रांग हो जाएगा अब इस फैसले के बाद? नेहा जी, जहां तक इंडस्ट्रियलिस्ट के आने के बाद वहां के लोगों के रोजगार छीनने की बात है, तो वो इससे अपोजिट जी। जम्मू कश्मीर में जब जम्मू कश्मीर में कुछ पॉकेट्स को इंडस्ट्रियल स्टेट बनाया गया, कुछ इंडस्ट्रियल एरिया वहां पे डेवलप किए गए, तो बाहर के लोगों को कुछ शर्तों के साथ वहां पे इंडस्ट्रियल जॉब्स मिले, उससे कहीं जो रोजगार के अवसर नहीं पैदा हुए हैं। जब कोई इंडस्ट्री आएगी, कोई निवेश होगा, तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे। लेकिन क्या होता है कि ये जो चीजें ये परसेप्शन चलती है स्लोगन्स से, जैसे अशोक जी ने बताया कि भाई ये जो है ये स्लोगन है कि भाई हाँ ये आपका फायदा हो जाएगा, ये आपका नुकसान हो जाएगा, ये लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ जोड़ दो, जोर से एक बात को 10 बार। ये काम वहां की जो पार्टियां हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी रही हो, चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना रही हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही क्यों नहीं रही हो, चाहे वो पीडीपी क्यों ना रही हो, चाहे वो बीजेपी ही क्यों नहीं रही हो, क्या इस भावना का इस्तेमाल करती रही है? जहां तक जम्मू कश्मीर के जो पार्टी सत्ता में है,
और जो पार्टी विपक्ष में है, एकदम से रोल बदल जाता है। आप शेख अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती तक जितने भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जब वो सत्ता में आते हैं तो वो नई दिल्ली की भाषा बोलते हैं। कोई भी ऐसी सरकार, चाहे उसके अपोजिट पार्टी नई दिल्ली में बैठी हो, कोई भी मुख्यमंत्री ये पहले भी अफोर्ड नहीं कर सकता था कि वो नई दिल्ली के खिलाफ बोले, वो इंडिया के खिलाफ बोले। वो पक्का हिंदुस्तानी, हमारे से भी ज्यादा पक्का हिंदुस्तानी बन जाता है जब वो पावर में होता है। जैसे भी वो विपक्ष में जाता है, उसकी भाषा ही बदल जाती है। तो ये जो है, ये जो जहां तक आपने ये पार्टियों की बात कही ना, भाजपा को चलो छोड़ दें, कांग्रेस को भी कुछ हद तक छोड़ दें, नेशनल पार्टीज हैं, उनकी एक जो है एक हाईकमान के प्रति कुछ जिम्मेवारियां हैं, वो अपनी भाषा बहुत ज्यादा बिगाड़ नहीं सकते हैं। जी जी। जो वहां की रीजनल पार्टीज हैं, वो पार्टीज जो है वो हवा के साथ अपने बयान बदलती हैं। जैसी परिस्थितियां हैं वैसे बयान उनके हो जाते हैं। अब यही अब मैं अगर एक एक का उदाहरण दूंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। जी जी। क्योंकि मैं उमर अब्दुल्ला ने अभी एक वीडियो बनाकर शेयर किया है जिसमें उन्होंने दिखाया कि उनके गेट के बाहर ताला लगा दिया गया है और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लोगों के पास जाकर अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया। बलराम सर, पहले आप, उसके बाद में अशोक सर से भी समझना चाहूंगी कि जब इस तरह से वहां पर नेताओं को जो है नजरबंद कर दिया जाता है तो फिर किस डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने की बात बीजेपी करती है, या फिर जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश बीजेपी ये दावा करती है कि हम कर रहे हैं। बलराम सर, पहले आपकी टिप्पणी, फिर अशोक सर के पास जाएंगे। जहां तक ये जो एक रुझान है इनका, इसको लेकर ना पहले भी बहुत ज्यादा वहां पे बात हो चुकी है। और अगर ये जैसे 370 जब जैसे हटाया गया, मैं वहीं पे था, और जैसे ही ये 5 को हटाया गया, 4 को ही नेताओं को उठा लिया गया और वहां पे पूरा तारबंदी और ये जो मुद्दा इतना हाइप दे दी ना, वो केंद्र सरकार ने ही दी है। अगर इनको इवन यहाँ तक जो कांग्रेस के नेता थे, बाकी रीजनल पार्टीज को तो छोड़ ही दीजिए, जो कांग्रेस के नेता थे, जो मतलब एक बड़ा, जिनका एक इतिहास रहा है कि मतलब बहुत, अगर आप पूरे तरह से देशभक्त नहीं भी मानते हैं, जिनका देशभक्ति का बड़ा इतिहास रहा है, जो बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, इवन इनकी भी बात करें तो जो मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे लोगों को एकदम से नजरबंद कर देने का कोई मतलब था नहीं उस समय भी। तो अगर उस समय ये जब किया गया तो लोगों को लगा वास्तव में हमारे से कुछ छीना जा रहा है, जो हमारे नेताओं को आप नजरबंद कर रहे हो, हमारे से लोगों से दूर कर रहे हो। तो वो जो है लोगों के मन में एक दुर्भावना आप खुद पैदा कर रहे हो, एक डर का माहौल आप खुद बना रहे हो। पर इसका कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि पॉलिटिकल गेन जरूर इसका, मैं अशोक सर से समझना चाहूंगी। सर, जनता के मन में दुर्भावना पैदा हो रही है, लेकिन ये गतिविधियां किस मकसद से की गई, आपके मायने में आप क्या समीक्षा करेंगे? मैंने तो आपको यही कहा, ना कोई कोर्ट का डिसीजन समझना चाहता है, ना कोई 5 तारीख का सेक्शन 20 समझना चाहता है जो डिलीट किया जी। सारे मीडिया भी 370 हटाया करके मूर्खतापूर्ण बकवास कर रहे हैं। आज भी मोदी सरकार की जीत हो गई। अभी जो सर कह रहे थे कि कोई भी सरकार वहां बनती थी वो दिल्ली की आवाज बोलती थी, दिल्ली की बात करती थी, दिल्ली की भाषा बोलती थी। क्यों बोलती थी? क्योंकि 370 का जो सेक्शन बी इन्होंने डिलीट किया, वो सेक्शन बी केंद्र सरकार को इतने असीमित अधिकार देता था कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के सामने रेंगती थी, घुटने टेकती थी। लेकिन अब जब 2024 में चुनाव होंगे और जम्मू कश्मीर की अपनी सरकार होगी, वो सरकार उतनी ही ताकतवर होगी जितनी ममता बनर्जी की बंगाल की सरकार है, जितनी नीतीश की बिहार की सरकार है। ये सरकार उतनी ही केंद्र की भाषा बोलने के लिए मजबूर नहीं होगी, लोहा लेगी। क्योंकि सेक्शन बी ही नहीं रहा, धारा 370 का वो बी सेक्शन ही केंद्र को भी अधिकार देती थी। अब वो अधिकार खत्म हो गए। रहे जमीन ना खरीदने की बात, वो तो विधानसभा पहले ही दिन एक कानून पास कर सकती है, एक लाइन का जी, कि डोमिसाइल नया सिस्टम हम लागू करते हैं, वो स्टेट का लिस्ट में आता है, केंद्र उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता जी। हिमाचल में है ही वो कानून। तो कुल मिलाकर नेता भी पोस्चरिंग कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था आपको स्टार्टिंग में
एक पुराने जमाने का इतिहास होता है कि एक जमाने में मेरे पिताजी मेरे नाना जी यहाँ पे राज करते थे, और वही खंडर के सामने फोटो खींच खींच के मैं लोगों को बताता हूँ, वंस अपॉन अ टाइम लॉन्ग लॉन्ग अगो। तो 370 जब लागू हुआ तब असीमित अधिकार थे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, मात्र डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर, बैंकिंग एंड मॉनेटरी, ये 3 चीजें केंद्र के पास थी। आज केंद्र के पास सारी चीजें हैं। 370 भी न ड्रॉप करते हुए भी 37 टाइम अमेंडमेंट हुआ है उसका, उसमें कोई नहीं बोला। ये सारे नेता चुप रहे। तब इनको समझ में नहीं आ रहा था सीएजी क्यों आएगा यहाँ पे, जब हमको 370 में अलग दर्जा है। तो पर ये सर, सारी चीजें धीरे धीरे उनको डाइल्यूट करते गए। सर आपकी जैसा नेहरू जी आपका ने कहा कि घिस घिस के खत्म हो जाएगा। जी, आपका जो आकलन है जनता सर, को मूर्ख बनाने का काम है नेताओं का, इसलिए 370 को इमोशनल इश्यू करके ये बेचना चाहते। जी 370 बीजेपी लाया, इसलिए जितने भी विरोधी है वो कहेंगे कि 370 करने से पूरा जनता बर्बाद हो गई, जम्मू कश्मीर का सब कुछ ले लिया। अरे सर्वोच्च न्यायालय ने आपको पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही, इससे जो मिला है जम्मू कश्मीर को वो शायद कभी वो सोच भी नहीं सकते, वो देखे गया है सर्वोच्च न्यायालय आज। बिल्कुल, एक सवाल पैदा हो रहा है सर। केंद्र सरकार 3 बार सोच रही होगी जी, जिस फंदी पे बैठे थे उसी पे कुल्हाड़ी चलाई उन्होंने। जी, ऐसे में एक सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा का है सर। मैं उस सवाल पर आप दोनों ही विशेषज्ञों से जरूर समझने की कोशिश करना चाहूंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेकिन उससे पहले लेते हैं। एक सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा का भी जुड़ा हुआ है कि जब राज्य की सरकार को जो है अन्य राज्यों की तरह जो पूरी ताकत मिल जाएगी या फिर वो ज़्यादा जो है प्रबल हो जाएगी, तो फिर एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील राज्य तो है ही, इसमें किसी को भी कोई दो राय नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बड़ा फैसला सुनाया है उसके बाद से केंद्र सरकार काफ़ी गदगद, बीजेपी काफ़ी गदगद, और जो वहाँ के स्थानीय दल हैं वो काफ़ी नाराज़ है और वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा अधिकार है, जो यहाँ के आवाम का अधिकार है, उसको छीनने की जो कोशिश हुई है, हम लेकिन निराश नहीं, हमारी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज के बहुत ही प्रबुद्ध पैनल, आइए उनके साथ बातचीत आगे बढ़ाते हैं। बलराम सर, मैं समझना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर एक बहुत ही संवेदनशील राज्य है और जिस तरह से टेररिज्म ने इस राज्य को अपना शिकार बनाया, ऐसे में जो पिछली सरकारें थी कोई ना कोई एक स्ट्रैटेजी रही होगी कि केंद्र सर, जैसा कि आप लोगों से ही एक बार फिर से ये स्पष्ट हो गया कि केंद्र सरकार ने इतना निष्क्रिय कर दिया था कि राज्य सरकारों को उन्हीं की भाषा में जो है अपनी कार्यशैली दिखानी पड़ती थी। लेकिन अब जब राज्य सरकार अगर यहाँ पर चुनाव होते हैं और एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होती है, उस लिहाज से कितना सेंसिटिव जो है अब ये स्टेट हो जाएगा, क्योंकि वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स हमने देखा है, इसके घातक परिणाम भी सामने आते हैं। बलराम सर, मैं पहले की बात करूं अगर जी, तो हमारे यहाँ पे एक यूनिफाइड कमांड होती थी जिसमें सभी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के बड़े ऑफिसर उसमें मेंबर होते थे। लेकिन चेयरमैन कौन होता था? राज्य का मुख्यमंत्री। जी, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का हो, वो चेयर करते थे उस मीटिंग को। तो और जब उमर अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक मुहिम सी छेड़ी थी कि हम जो स्पेशल आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जी, अप्सपा वो हटाएंगे। हाँ, अप्सपा पहले प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा जी, तो जो हटाएंगे, वो चेयरमैन है यूनिफाइड कमांड के, लेकिन वो नहीं हटा पा रहे हैं। कहने का भाव ये है कि चाहे वो चेयरमैन है, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज वही करती थी जो उनके लिए सही था, जो देश के लिए सही था। सिर्फ ये नाम रखने से आप चेयर कर रहे हैं मीटिंग को, सिर्फ उतने से नहीं। मैं अगर इसको दूसरी तरफ से देखूं तो ये जो पहले चुनी हुई सरकारें होती थी वो ब्रांड एम्बेसडर का काम करती थी इंटरनेशनली, इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जम्मू कश्मीर के करते वही थे वो जो केंद्र सरकार चाहती थी। लेकिन पूरी दुनिया को ये लगता था कि जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार का नुमाइंदा बोल रहा है, ठीक है ना सर? तो वो जो था एक परसेप्शन थी। अब हम आते हैं कि ये चुनी हुई सरकार जो इंडिपेंडेंट होगी जी, उसमें क्या है कि बाय चांस अगर ऐसी सरकार आ गई जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, जैसे अशोक जी ने कहा
कि आपने 370 आर्टिकल 370 का बी पार्ट हटा दिया। आप एक इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर हैं एज द अदर चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट ऑफ द इंडिया। तो उसके बाद उसका कहीं ना कहीं प्रेरोगेटिव उस चीफ मिनिस्टर का रहेगा कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा सा पर मुझे लगता है कि क्या यहाँ पर दिल्ली जैसी व्यवस्था हो सकती है? तो केंद्र सरकार भी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठी रहेगी जी। जहां पे भी कुछ होगा, अगर कहीं कोई गुंजाइश होगी तो वो डेफिनेटली हस्तक्षेप करेगी और वो करेक्ट करेगी। लेकिन प्रथम दृष्टिया या जो फर्स्ट हैंडलिंग जो है लॉ एंड ऑर्डर वो स्टेट सब्जेक्ट रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं, अगर क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव जो है ये स्टेट है और वहाँ से बॉर्डर की तरफ से किस तरह से आतंकी घुसपैठ जो है इसकी घटनाएं सामने आती रही हैं। अशोक सर, एक तो अलगाववाद की जो भावना है वो कमज़ोर पड़ेगी, इस तरह का दावा बीजेपी कर रही है, और जो व्यवस्था सामने आएगी लॉ एंड ऑर्डर की, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं दिखता है कि जो केंद्र सरकार है वो चाहेगी कि इसका कंट्रोल उसके पास ही रहे। नहीं, ऐसा 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 कर नहीं सकते आप। जब सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा, सर्वोच्च न्यायालय की इस डिसीजन को दो पार्ट में देखना पड़ेगा। एक में उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रपति ने जो आदेश निकाला वो सही है, पार्ट 1। पार्ट 2 में उन्होंने कहा कि इस जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर चुनाव करवाइए। जब पूर्ण राज्य होता है तो आप उसको सब्जेक्टिव नहीं कह सकते। आप किसी भी राज्य पे, ये अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन में एक फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर में फिर क्या आपको पता नहीं कि गुजरात का बॉर्डर नहीं लगता है जम्मू पाकिस्तान से? क्या पंजाब का बॉर्डर पाकिस्तान से नहीं लगता है? जी। पंजाब एक जमाने में खालिस्तान मूवमेंट की वजह से बहुत ज्यादा ही था। क्या राजस्थान का बॉर्डर नहीं लगता है पाकिस्तान से? क्या राजस्थान में इन्फिल्ट्रेशन नहीं होता? क्या जम्मू कश्मीर में ही अकेले में होता है? तो फिर क्या जो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों पे आप ये करोगे कि ऊपर से थोपोगे? मैंने वही तो कहा, ये जो आसपास से लेके तमाम चीजें जो केंद्र सरकार कर रहा था वो सेक्शन बी के तहत ही कर रहा था। अब आपने जब बी ही खत्म कर दिया तो आपने अपने भी हाथ कटवा लिए हैं। यदि कल सर्वोच्च न्यायालय में चला गया जम्मू कश्मीर तो सरकार नहीं कह सकती कि भाई वो बॉर्डर स्टेट है इसलिए किया। तो बॉर्डर स्टेट कौन सी है? बॉर्डर स्टेट हिमाचल है, बॉर्डर स्टेट उत्तराखंड है, बॉर्डर स्टेट पंजाब है, गुजरात है, बॉर्डर स्टेट तो फिर पश्चिम बंगाल भी है, बांग्लादेश से लगती है, फिर म्यांमार के यहाँ से ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, चाइना से हो रहा है। तो सारी बॉर्डर स्टेट्स को आपको एक कानून लेना पड़ेगा। क्या ये संविधान अलाउ करेगा क्या? आप किसी भी राज्य के साथ खेल नहीं सकते कि वो बॉर्डर स्टेट है। वह आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को गाली देने का अधिकार किसने दिया आपको जी? कि वो अलगाववादी है? किसने कहा अलगाववादी है? कौन अलगाववादी है? आपकी सरकार वहां नहीं बन पा रही तो अलगाववादी है। पीडीपी के साथ आपने सरकार बनाई तब आपको मजे आए, सत्ता का मक्खन खाने से भाई शर्म नहीं आई जी। आज पीडीपी अलगाववादी पार्टी हो गई। जब सत्ता में बैठना होता है तो वो देश प्रेमी वाली हो जाती है। ये सारे सब्जेक्टिव डेफिनेशंस है। मैं नहीं मानता, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को जम्मू कश्मीर का मानते नहीं, वो भारतीय है जी। कुछ लोग कहां अलगाववादी नहीं होते, हर जगह अलगाववादी लोग मिलते हैं। जो लोग अभी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो लोग मिले हैं जो पाकिस्तानी एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी अलगाववादी लोग हैं जी? जो अभी मॉडल अरेस्ट किए हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जी इंडिया में, हर राज्य में, तमिलनाडु में लोग मिल जाते हैं, केरल में लोग मिल जाते हैं। अशोक सर, एक लाइन में समझना चाहूंगी, क्या बीजेपी भुना पाएगी अब इस मसले को, भुना पाएगी लोकसभा चुनाव? देखिए, मैंने यही कहा, बीजेपी के पास गोदी मीडिया की एक फलटन है। जो चुनाव जैसे ही नतीजा आया, भारी जीत हो गई, भारी जीत हो गई, प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक जीत हो गई और ये बहुत बड़ा निर्णय है। जब चुनाव करके पूरा राज्य का दर्जा दोगी तब आगे क्या करोगे प्रधानमंत्री जी? फिर वहां जब लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आया तो आप उस वहां के गवर्नर से रिपोर्ट ही मंगवा सकते हो जी। और यदि तुमने सरकार भंग की तो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। मोदी सरकार ने अभी तक 2 सरकारें भंग की और दोनों सुप्रीम कोर्ट ने रीस्टेट की जी। तो मामला इतना इजी नहीं है जी। ये जो अपनी जय जयकार, मैंने इसलिए तो कहा कि कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़ने के लिए समय लगता है, आपको कई पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है। एक नैरेटिव बिल्डअप करने की बात हो रही है, बस नाक की बात कि 370 बचाई और हमने हटाई,
हटा के जी। क्या गेन किया, ऐसे में और विपक्ष बचा की के क्या भूमिका होता। बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन विपक्ष की भूमिका कहीं ना कहीं जो है विपक्ष से ज्यादा मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जी। उन्होंने वहां के जनता को समझाना चाहिए एक लाइन में बलराम कि सर भी कुछ कहना चाह पहले रहे हैं, तो मीडिया मायने की क्या है। भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मौजूदा वक्त में जो प्रमुख राष्ट्रीय मीडिया है उसकी जो कार्यशैली, इस पर सवाल उठते रहे, और मीडिया की रैंकिंग में, वर्ल्ड रैंकिंग में भी जो है भारत लगातार निचले स्थान पर पहुंचता जा रहा है। बलराम सर, एक लाइन में समाप्त करना होगा, समय समाप्त हो गया जी। इसमें मैं एक बात कहूंगा कि जैसे ये तो बहुत कहा जा रहा है, इसकी जो पहली लाइन है उसको कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 370 हटी थी उसको जस्टिफाई किया है। राइट। लेकिन जो चुनाव करवाने वाली बात है, जो वहां पे पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाली बात है, वो ना तो सत्ता पक्ष को सूट करती है, बल्कि बल्कि कुछ उसका मीडिया तो नया कश्मीर बिल जो है इसको कह रहे हैं अपने तरफ से। वहां जो विपक्ष है, वहां जो विपक्ष है जिन्होंने लोगों की भावनाओं को जो है वो भुनाना है, उनको भी ये बात सूट नहीं करती है। वो भी कहते हैं हाँ जी अच्छा, ये वो भी मतलब वो छाती जी। पीट रहे हैं कि 370 चला गया, हमारे से सब कुछ छिन गया छिन गया छिन गया। वो भी ये बात नहीं कह रहे हैं। जनता को जो है सभी जो है मिलकर जो है मूर्ख समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद जनता सबसे ज्यादा जो है वो बुद्धिमान है और वो सही फैसला करती है। देखेंगे कि अगर चुनाव होंगे तो किस पार्टी को कितना जो है अपना समर्थन स्थानीय आवाम जताती है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अशोक सर आपका भी, बलराम सर आपका भी, आपने समय निकाला स्ट्रेट टॉक के लिए। और अब अनुरोध दर्शकों से कि आप अपना फीडबैक हम तक कृपया info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर अपने ईमेल्स के जरिए पहुंचाते रहिए। फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।